हाँ, माइक देख लीजिए, माइक ऑन है कि नहीं है। ऑन है। हाँ, कितने पार्टिसिपेंट्स हुए हैं? 1 2। चलिए, मैं मनोज कुमार सोनकर, मैथमेटिक्स फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से हम क्लास 12 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि JEE 2024 के अकॉर्डिंग होगी। JEE 2024 के लिए हमने एक सिलेबस रेडी किया है। उस सिलेबस में क्लास 11th और 12th दोनों की क्लासेस एक साथ कंटिन्यूस होगी। चलिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम बेसिक चीज़ें, जो कि हमारे क्लास 11 से आती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारे क्लास 12 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहेंगे सबसे पहले, यदि आपका टारगेट JEE मेंस 2024 है, तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस में हमने 11th एंड 12th दोनों को क्या किए हैं, मर्ज किए हैं और मर्ज करके कंबाइंड सिलेबस रेडी किए हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यदि आप JEE की बात करते हैं तो JEE की दुनिया में आपके पास 2 इयर्स कोर्सेस होते हैं, जिसमें 11th और 12th होता है, जिसमें 11th और 12th होता है। दोनों के सिलेबस कंबाइंडली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। अब रही बात कि क्लास 11th से कितने पोर्शन से कितने परसेंटाइल आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो यहाँ पे देखा जाता है आपके पास 50 से 55% जो क्वेश्चन होते हैं क्लास 11th से पूछा जाता है, और जो हमारा 12th है वहाँ से 45 से 50% जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। ठीक है, अब रही बात कि सर आपने तो बता दिया कि 55% क्वेश्चन आपके 11th से आते हैं, 45% क्वेश्चन आपके 12th से आते हैं, बट कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी बता दीजिए सर। यदि हम मैथ्स की बात करें या फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, क्योंकि JEE में आपके कंबाइंडली मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पूछे जाते हैं, जो कि आपके 300 मार्क्स के पेपर होता है। अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके टोटल 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, जहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईच क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होते हैं। चलिए, ये तो 100 हो गए। फिर आपके दिमाग में आता है क्या सर कहीं नेगेटिव मार्किंग भी होती होगी क्या? हाँ, ये हम इसको आगे डिस्क्राइब करते हैं। यदि आपके पास 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 4 मार्क्स के 100 हो गए। इन केस ऑफ यदि आप 1 क्वेश्चन का आंसर राइट करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो आपको 4 मार्क्स अवार्ड करेंगे, +4 होगा। क्या होगा? +4। इन केस ऑफ यदि उस क्वेश्चन को आप रॉन्ग करते हैं तो आपको -1 मार्क्स से रिवार्ड करेंगे। आप फिर ध्यान में रखना कि सही होने पे +4 और माइनस होने पे, रॉन्ग होने पे -1। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपसे बन पाता है उसी क्वेश्चन को आपको आंसर देके आना है। ठीक है, ये तो हो गया JEE के पैटर्न का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ दिख रहा है 11 से मोस्टली आपके लगभग 12 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे आपके पास 11 से 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये दिमाग में रखना। इससे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि 11th भी आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। यदि आपका 11th क्लियर नहीं है तो समझ जाइए कि आपका लगभग 50% मार्क्स वहीं पे गायब हो गया, कट गया। तो यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि 11th के भी चैप्टर्स बहुत अच्छे से करना है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि 11th और 12th दोनों के मिला के एक सिलेबस रेडी किया है, और इस सिलेबस में हमने ये देखा कि 11th के
इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ जो चैप्टर जो आपके 12th में इम्पॉर्टेंट है वो भी हमने इंक्लूड किया। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस। चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। ये तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर है सेट्स। ओके, अब सेट्स को हम पढ़ेंगे कैसे, याद रखिएगा। यदि हम कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम इस पहले ये डिस्कस करेंगे कि उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। टॉपिक्स तो पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशंस, जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशंस, फिर देखेंगे टाइप्स, ठीक है। फिर इसके बाद टाइप्स के बाद आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक्स। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास मिसलेनियस टॉपिक्स। फिर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जेईई के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स जो होते हैं, पेपर जो आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कनेक्टेड ही आते हैं मोस्टली क्वेश्चन, ठीक। बाकी तो जेईई है, ये तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जो कि सेट्स है। अब इस चैप्टर की ग्रेविटी आपको पहले बतानी होगी हमको, क्योंकि जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको, हम उसकी ग्रेविटी बताएंगे कि जेईई के लिए ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे कि हम सेट्स की बात कर रहे हैं, एक मिनट, अच्छा एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यदि किसी भी चीज़ से आपको डाउट हो, वीडियो, ऑडियो या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, जैसे हमने सेट्स की बात की, इसकी बात की, सेट्स की बात की। अब सेट्स की बात हम जब कर रहे हैं तो यहाँ से प्रीवियस ईयर में आपके 2023, 2023, 2022 और 2021 से कंटिन्यूसली आपके एक क्वेश्चन आपके पूछा गया है, और उसके पहले 21 से पहले आपके 1 या 2 साल में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे। अब रही बात कि सर एक क्वेश्चन आया है अभी पिछले 3 साल से, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, ये चैप्टर है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि ये जो है आपका चैप्टर बहुत सारे चैप्टर्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है। जैसे कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर आएगा जो कि 11th में है, ठीक है। आपके पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में मिल जाएंगे इसके यूजेस। अगला नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज में भी ये दिखाई देगा, और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी में भी ये दिखाई देगा। इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, बाकी चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली सेट्स होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है। क्या करना है? आपको याद रखना है। यदि आप एक चीज याद रखोगे तो सेट्स बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको क्या याद रखना है? एक फ्रेम। क्या याद रखना है? एक फ्रेम, चाहे इसको फोटो बोलो या जिस नाम से आपको रखना है वो रखना है, ठीक। बस दिमाग में बैठा है। क्या करना है? एक कर्ली ब्रेसेस होता है, ठीक। अब एक चीज और है, जो हमारा सेट्स होता है, ठीक, हम उसको इंग्लिश लेटर से, इंग्लिश अल्फाबेट से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। अल्फाबेट कौन सा होगा? कैपिटल लेटर होगा। तो यहाँ पे जैसे कुछ भी दे दो, एक्स
x इज इक्वल टू एक कर्ली ब्रेसेस। अब रही बात भाई ये फोटो को क्यों याद रखना है, यदि ये फोटो याद रहेगा तो आपको एक काम करना है, बस आपको क्या काम करना है, यहाँ पे पुटअप करना है। क्या करना है, पुटअप करना है। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ क्या पुटअप करें, तो हम बताते हैं। तो इसके लिए आपको डेफिनेशन देखना पड़ेगा। डेफिनेशन होता है वेल डिफाइंड collection of objects or elements। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये डेफिनेशन तो बुकी से हमको समझ में नहीं आया, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं कहना क्या चाहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। चलिए पहले तो एक काम करते हैं, ये ऑब्जेक्ट नंबर ऑब्जेक्ट और एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ें आपकी नेचर में अवेलेबल होती हैं, जो भी चीज़ें नेचर में अवेलेबल होती है, डिफाइंड होती है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। और एलिमेंट क्या होता है, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेजिन करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को इमेजिन करते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनता कैसे, जो एलिमेंट्स होते हैं उसके जो कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग पर बैठाना। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कि नेचर में अवेलेबल होता है, जो प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। बट याद रखना जो अवेलेबल है वो डिफाइंड भी होना चाहिए, कहीं भी कुछ भी नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा सर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पटकेंगे, ठीक है, चलो पटक देते हैं। तो x इज इक्वल टू यहाँ लिख देंगे ऑब्जेक्ट, ये है स्ट्रक्चर है किसका, सेट का। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने तो डिफाइंड बोला, यहाँ तो वेल डिफाइंड लिखा है, इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम इसकी बात करते हैं। यदि मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, योर फेवरेट एक्टर, पहला एग्जांपल हो गया। सेकेंड, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर दो एग्जांपल आपने लिया तो यहाँ पे सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि आपको सेट को डिफाइन करना है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑब्जेक्ट को बैठाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है आपके दिमाग में हम बैठा देते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि एग्जाम्पल हम लेते हैं योर फेवरेट एक्टर, जैसे कि हर किसी का कोई ना कोई एक फेवरेट एक्टर होता है, तो कहना क्या चाहते हैं, यदि ध्यान दीजिए एक्टर क्या है आपका, डिफाइंड है। एक्टर क्या है आपका, डिफाइंड है। यदि एक्टर डिफाइंड है तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, यदि कोई भी चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। पर्सन टू पर्सन वेरी का मतलब जैसे मेरा फेवरेट एक्टर है, आप डैनियल रैडक्लिफ ले लो, अब किसी के फेवरेट एक्टर ह्यू जैकमैन हो जाएगा या शाहरुख खान हो जाएगा। मतलब क्या है, जो फेवरेट एक्टर है पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं, बट एक्टर डिफाइंड है, लेकिन ये वेल डिफाइंड की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। यदि वेल डिफाइंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेल डिफाइंड, तब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। जैसे अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मुझसे भी पूछोगे सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ जाता है, इन्फिनाइट तक। जो काउंटिंग नंबर होता है सर वही नेचुरल नंबर होता है। अच्छा भाई, यही मैं अमेरिका में जाकर पूछूं कि एक काम करिए आप बताइए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, उनका भी आंसर वही होगा। कहने का मतलब वर्ल्ड के किसी भी रीजन में जाएं या किसी भी पर्सन से क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, ये ऑलवेज फिक्स्ड होना चाहिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, पर्सन टू पर्सन चेंजेस नहीं होने चाहिए। कहना क्या चाहते हो सर, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, हर किसी के लिए ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सेट्स क्या है, वेल डिफाइंड
कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से पहला जो है हमारा, पहला जो है ये आपका सेट नहीं होगा, नॉट आ सेट। क्यों नहीं होगा, समझ में आया, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा भाई, तो सर क्या ये सेट होगा? हाँ भाई, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं कर रहा है। यस, ये सेट, ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर इसको डिनोट कैसे करते हैं सेट को? अब देखिए, मैंने आपको भी बताया कि कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे कि ए, बी, इसी तरीके से जेड। ये दिमाग में बैठा के रखना। यदि आपको किसी भी सेट को डिनोट करना हो तो करना क्या होगा, आपको इंग्लिश लेटर के अल्फाबेट्स लेने पड़ेंगे, वो भी कैपिटल, जो कि ए से जेड होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, एक्स, फिर इक्वल का सिंबल, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर क्या लगाओगे, कर्ली ब्रेसेस। ये सेम अपने दिमाग में बैठा के रखो। इसमें क्या करना, आपको पुट अप करना, जिसको ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो होगा डेफिनेशंस। अब आगे बढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स में कितने सेट्स होते हैं। मैथमेटिकल सेट्स के ऊपर हम बात करते हैं। यदि मैं मैथमेटिकल सेट के ऊपर बात करता हूँ तो क्या क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते, सबसे पहले हमारा जाना पहचाना नेचुरल नंबर, फिर आता है होल नंबर, फिर आता है इंटीजर, फिर आता है अपना रैशनल नंबर, फिर आता है अपना रियल नंबर, फिर आता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रही बात कि सर आपने इसको कैसे सेट बोल दिया, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। एन शो करता है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स का, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख देते हैं। और रही बात डब्ल्यू, ये शो करता है कलेक्शन ऑफ होल नंबर का, और ये शो करता है, रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स का। और ये क्यू जो है हमारा रैशनल नंबर होता है, आर हमारा रियल नंबर होता है, जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आपने 11th में पढ़ा भी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपके पास नेचुरल नंबर जो होता है, नॉर्मली आपका 1, 2, 3 कहाँ तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है। और सिमिलर वे में जो होल नंबर होता है वो क्या होता है आपका, यदि हम नेचुरल नंबर की बात करें और इसमें यदि मैं 0 को ऐड कर दूं, इसको ऐड कर दूं 0 को, ये क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। इसी पैटर्न पे यदि मैं नंबर लाइन की कल्पना इमेजिन करता हूँ तो मेरे पास माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट होता है, सेंटर में कहीं 0 होगा। तो इसी तरीके से जो भी आपके नंबर लाइन पे बैठेंगे प्लस माइनस, उसमें आपके नेचुरल नंबर भी बैठेंगे, होल नंबर भी बैठेंगे और नेगेटिव नंबर्स भी बैठेंगे, ये आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। और जो रैशनल नंबर होता है वो होता क्या है, रैशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जो p by q के फॉर्म में शो करते हैं। दोज नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integer, p and q are integer, and one important thing, q does not equal to 0। ये आपके दिमाग में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रियल नंबर क्या है, जितने भी नंबर्स की हमने बात किया वो सब रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। अब रही बात कॉम्प्लेक्स नंबर, होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है कॉम्बिनेशन। क्या होता है, कॉम्बिनेशन। सर आप कॉम्बिनेशन किसका करोगे, हम बोलेंगे रियल पार्ट का और एंड इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है यही आपका क्या देता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। जो आपका रियल पार्ट होगा उसमें क्या होंगे,
रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे, कुछ भी ले सकते हैं। अब रही बात कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा फिर? इमेजिनरी पार्ट वे पार्ट्स है जिसमें रियल नंबर्स तो होंगे बट उनके साथ कौन आ जाएगा? एक आयोटा नाम का प्राणी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? आयोटा नाम का प्राणी। आयोटा एक ग्रीक मैथमेटिक्स अल्फाबेट है, ठीक है, याद रखिएगा, ग्रीक मैथमेटिक्स अल्फाबेट्स है जो कि चलिए उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे और बढ़ते हैं। जैसे सेट की बात की है तो भाई जब सेट की बात करें कहीं भी तो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब हमारे दिमाग में एक चीज आया कि भाई होल नंबर के अंदर कौन बैठा है? नेचुरल नंबर। अच्छा भाई एक सिंबल होता है जिसको बोलते हैं प्रॉपर सेट या सबसेट। चलो उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के लिए। तो हमको ये चीज दिख रहा है, n इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर and whole number is subset of integer and integer is subset of rational number and rational number is subset of real number and real number is subset of complex number। कहना क्या चाहते हैं? यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो सभी नंबरों का नंबर, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम नॉर्मल एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे दंतेवाड़ा इज अ सबसेट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इज अ सबसेट ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज सबसेट ऑफ एशिया। अब इसी तरीके से हम सबसेट को डिफाइन भी कर सकते हैं चाहे तो। आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। यदि हम सेट का रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसे करें? अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट, जैसे कि यहाँ लिखा गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या लिखा गया है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सर ये 1 2 3 को किसी तरीके से शो कर सकते हैं क्या? चलिए करके देखते हैं। ध्यान दीजिए, यदि मैं 1 की बात करता हूँ और मैं n में, मैं एक चीज चेक करने जा रहा हूँ, जो मैं 1 और n है इसके बीच में क्या रिलेशन है, इसके बीच में क्या रिलेशन, हम ये चेक करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई रिलेशन की बात होती है, ठीक, या इन दोनों पे क्या संबंध है उस पर बात करें, तब क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, एक सिंबल आता है, जैसे सी करके बीच से निकाल दिया जाता है। इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू और एलिमेंट ऑफ। कहना क्या चाह रहा है? 1 और n में क्या रिलेशन बताना चाह रहे हैं सिंबल? ये कहना चाह रहा है 1 बिलोंग्स टू n या 1 इज एलिमेंट ऑफ n, ये शो कर रहा है। अच्छा भाई हम 2 को भी ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। और पढ़ेंगे कैसे? 2 इज एलिमेंट ऑफ n या 2 बिलोंग्स टू n। अच्छा भाई कोई ऐसा लिख दे तो ये भी वैसे बोलेंगे क्या? a बिलोंग्स टू n। पहले चेक करेंगे क्या a n पे है क्या, क्या ये एलिमेंट है क्या? यहाँ पे हम चेक करेंगे, नहीं है। हम क्या बोलेंगे? a इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ n, a डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये दो तरीके से हम यहाँ पे कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, दो फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म्स होता है आपका रोस्टर फॉर्म, अगला फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब रही बात रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए पहला कार्यक्रम आपको एक काम करना है, कर्ली ब्रेसेस बनाना है, ठीक। पहले तो सेट का फॉर्म जो फ्रेम बोला था ना उसको याद रखना, यहाँ कॉपी पेस्ट करना है। आपके ऊपर है, इसको आप वाई ले सकते हो, इसको आप एक्स ले लो, आपके ऊपर। बस क्या करना पड़ेगा आपको? कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करना पड़ेगा। ये फ्रेम आपके दिमाग में। अब फिर अगला काम क्या करना है आपको? आपको ये करना है यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ कौन बैठेगा और कैसे बैठेगा, हमको इसके ऊपर बात करनी है।
रोस्टर फॉर्म। इसके एक और नाम, इसका नाम है एक और एनलिस्टेड फॉर्म। यदि कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा होगा तो बोलेंगे सूचीबद्ध। ये दिमाग है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए भाई, आपने 11th में पढ़ चुके हैं, मुझे डेफिनेशन लिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, बट जो काम का वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला काम क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये फ्रेम रेडी करना है और आपको लिख देना है। फिर इसके अंदर कौन बैठेगा? ऑब्जेक्ट्स। और ये ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? वेल डिफाइंड होंगे। इतना अपने दिमाग में बैठा हुआ है। अब आगे कार्यक्रम क्या करेंगे? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट को ही बैठा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट की कल्पना करता हूँ, इमेजिन करता हूँ। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास ना नेचुरल नंबर है। मेरे पास क्या है? नेचुरल नंबर। लिख देता हूँ नेचुरल नंबर। चलिए भाई, जैसे कि मेरे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, मेरे पास इतने नेचुरल नंबर है। अब कोई बोलेगा मुझे इन नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ, तो मैं काम करूँगा। सबसे पहले मैं कुछ भी एक लेटर पकड़ लूँगा और इस फ्रेम को रेडी करूँगा। मैंने फ्रेम को रेडी किया। अब मैं काम करूँगा, मुझे पता है सेट किसका बनाना है? नेचुरल नंबर का। और नेचुरल नंबर कितने मेरे पास? 5 है। चलिए सभी को बैठाना चालू करते हैं। 1 2 3 4 5। एक चीज़ का इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखना केयरफुली, यदि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, यदि उसका सेट रेडी करना है आपको या कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले काम करिएगा, फ्रेम बनाइए। फ्रेम के अंदर उस ऑब्जेक्ट्स को पुट अप करिए। उन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कीजिए बाय कॉमा, विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ये जो हमने यहाँ पे जो लिखा है ना, यही आपका रोस्टर फॉर्म है। जैसे नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक एप्पल है, ठीक, एक वर्ड है एप्पल। मुझे कोई बोलेगा एक काम करिए, इस एप्पल को ना आप एक्सप्रेस कीजिए इन रोस्टर फॉर्म। आपको यहीं से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए, जैसे मुझे एक्सप्रेस करना है तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, मतलब मुझे सेट बनाना है, और जैसे सेट बनाना है सबसे पहले कैपिटल लेटर, फिर ये फ्रेम। अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी लेटर्स हैं यहाँ पे वर्ड में, उन सभी लेटर्स को उठाइए और उन सभी लेटर्स को इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दीजिए। जैसे A P P L E हमने बैठा दिया। बैठाने के बाद एक काम करिएगा, जितने भी लेटर्स हैं ना, इनको ना कॉमा से क्या करिए? सेपरेट कीजिए। इनको क्या करिए? कॉमा से सेपरेट कीजिए। ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। ईच एंड एवरी एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा इनसाइड अ इनक्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस, ये इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो, जो मैंने बोला, मैं उसको बाद में आपको एज अ PDF नोट्स को प्रोवाइड करा दूंगा। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा, कुछ और नियम कानून हो सकता है क्या सर? हाँ भाई, रोस्टर फॉर्म में एक और नियम है। जैसे कि हमने यहाँ पे एप्पल लिखा है, वर्ड लिखा है, हमने इसको क्या किया? कॉमा से सेपरेट करके पुट अप किया यहाँ पे। अब एक नियम क्या बोलता है कि ध्यान देना है कि आपका जो भी रोस्टर फॉर्म के रूप में एक्सप्रेस करना है, जो भी एलिमेंट होगा आपके कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर डज नॉट मैटर। कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है, जो एप्पल है इसमें से A से स्टार्ट हो रहा है, ये कोई नेसेसिटी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि A से स्टार्ट हो या इसी ऑर्डर में फॉलो हो। ऐसा भी हो सकता है, आप चाहो तो X = P A L E P। ये आपके ऊपर है कि आप किस ऑर्डर में इसको अरेंज करना चाहो।